आज हमारी बायोलॉजी की 4th क्लास है जिसमें हम एसएससी, बैंक, रेलवे, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस के हिसाब से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। जिसमें आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ट्रिपेनोसोमियासिस रोग की वाहक है। ये जो रोग है ये किसके द्वारा फैलता है? ये रोग फैलता है, ऑप्शन है हमारे पास लाउस, सैंड फ्लाई या सैंड मक्खी, सीसी मक्खी या फायर फ्लाई। तो ये जो रोग है ट्रिपेनोसोमियासिस ये फैलता है सीसी मक्खी की वजह से। किसकी वजह से? सीसी मक्खी की वजह से ये रोग फैलता है। और इसमें एक और खतरनाक मक्खी है, वो है सैंड फ्लाई। तो सैंड फ्लाई की वजह से क्या होता है? काला अजर। क्या होता है? काला अजर होता है, जो कि किसकी वजह से होता है? ये होता है लीशमानिया की वजह से। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है? तो लीशमानिया इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है काला अजर का, जिसमें क्या होता है? बहुत तेज बुखार चढ़ता है और क्या होता है? बॉडी काली पड़ जाती है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? ट्रिपेनोसोमियासिस रोग की वाहक कौन है? इस रोग की वाहक है सीसी मक्खी। और इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को क्या आती है? बहुत ज्यादा नींद आने लगती है। अगर ये मक्खी काट लेती है तो वो व्यक्ति क्या होता है? वो सोते रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मलेरिया के लिए महत्वपूर्ण दवा कुनैन निष्कासित होती है। तो मलेरिया के लिए जो इम्पोर्टेंट दवा है जिसका नाम है कुनैन, तो वो कहाँ से निकलती है ये हमसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो पहला ऑप्शन है हमारा लौंग से निकलती है, या फिर लाल चींटियों से, या फिर सिनकोना की छाल से, या फिर तुलसी की छाल से। तो मलेरिया के लिए जो कुनैन की जो दवा बनाई जाती है ना, तो वो सिनकोना की छाल से निकाला जाए। सिनकोना क्या है? एक पेड़ होता है। सिनकोना क्या है? एक वृक्ष है जिसकी छाल से क्या निकाली जाती है? कुनैन नामक दवा निकाली जाती है, जो कि मलेरिया की रोकथाम के लिए जरूरी है। क्या है? मलेरिया के लिए रोकथाम के लिए जरूरी है। मलेरिया किससे होता है? तो प्रोटोजोआ से होता है। तो प्रोटोजोआ किसकी, इसका वाहक कौन होता है? इसका वाहक कौन होता है? तो एनाफिलीज जो मादा मच्छर है वो क्या है? इसकी वाहक होती है मलेरिया की। एक और इसमें देखा है लाल चींटियों से। लाल चींटियों से हमें क्या मिलता है? लाल चींटियों से मिलता है हमें क्या? फॉर्मिक अम्ल हमें मिलता है। मलेरिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण दवा कुनैन जो है ना, वो सिनकोना की छाल से निकाली जाती है। मनुष्य में प्लाज्मोडियम हमला करता है। भाई प्लाज्मोडियम है वो इंसान के शरीर में कहाँ पे हमला करता है? अगर वो बीमारी पैदा करेगा या बीमारी कॉज करेगा तो वो कहाँ पे करेगा? ऑप्शन है हमारे पास यकृत कोशिका पर, श्वेतरुधिर कोशिकाओं पर, मांसपेशियों की कोशिकाओं पर, या फिर तंत्रिका कोशिकाओं पर। तो प्लाज्मोडियम जो है वो यकृत पे अटैक करता है और हमारी पाचन शक्ति को क्या कर देता है? कमजोर कर देता है। क्या कर देता है? कमजोर कर देता है। ये क्या करता है? हमारी पाचन शक्ति को कमजोर कर देता है। तो प्लाज्मोडियम अटैक करता है यकृत पे और पाचन शक्ति को कमजोर कर देता है। हाइड्रा क्या है? हाइड्रा हमसे पूछा है क्या है? पहला ऑप्शन है हमारा मृतजीवी या सेप्रोफाइट्स। दूसरा ऑप्शन है हमारा शाक भक्षी या शाकाहारी हर्बीवोरस। दूसरा कीट भक्षी या फिर इंसेक्टिवोरस। दूसरा मांस भक्षी या फिर इसी को इंग्लिश में हम बोलते हैं कार्निवोरस। तो मृतोपजीवी में बता दूं क्या होता है? मृतोपजीवी ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? तो सड़े गले पदार्थों से क्या करते हैं? सड़े गले जो जीव है, सड़े गले जीव या फिर पौधे से क्या करते हैं? अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उससे क्या कहते हैं? हम सेप्रोफाइटिक बोलते हैं। सेप्रोफाइट मतलब सड़े गले जीव जंतु जो भी है उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। शाक भक्षी क्या होते हैं? शाक अच्छा उदाहरण भी देख लें तो इसमें क्या होते हैं? हमारे सड़े गले क्या होते हैं? इसमें हमारे बैक्टीरिया आ जाएंगे या फिर फंगस भी आ जाएंगे कुछ। तो ये क्या करते हैं? सड़े गले चीजों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। हर्बीवोरस क्या होते हैं? ऐसे जीव जो क्या करते हैं? हर्बीवोरस मतलब हर्ब मतलब शाक या फिर शाकाहारी जीव।
हर्बीवोरस क्या होते हैं? शाकाहारी। जैसे हमारी गाय क्या है? शाकाहारी होती है, किसी भी तरह का नॉनवेज वो नहीं खाती। वो कैसी होती है? शाकाहारी होती है। कीट भक्षी कैसे होते हैं? जो कीटों को खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जो क्या करते हैं? कीटों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तीसरे क्या होते हैं? कार्निवोरस। कार्निवोरस कैसे होते हैं? इसको हम मांसाहारी बोल सकते हैं। कार्निवोरस मतलब जो दूसरे जीवों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये क्या करते हैं? ये इन्हें घास फूस से कोई मतलब नहीं होता। ये अपना भोजन के लिए क्या करेंगे? दूसरे जीव को खाएंगे ही खाएंगे। तो वो क्या है? बाघ है। क्या है? बाघ। बाघ एक ऐसा जानवर है जो कि शुद्ध मांसाहारी होता है। और शेर है, ये कैसे हैं? मांसाहारी है। या फिर बोल दें लोमड़ी है, लोमड़ी भी मांसाहारी है। आगे समझ में? तो कार्निवोरस कैसे होते हैं? जो कि मांस को खा के अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो हाइड्रा क्या है? हाइड्रा एक कार्निवोरस है। तो इसमें चौथा ऑप्शन हमारा सही है। तो हाइड्रा क्या है? एक कार्निवोरस टाइप का जीव है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जंतु में तंत्रिका तंत्र तो होता है परंतु ब्रेन नहीं होता है या मस्तिष्क नहीं होता है? तो ऐसा कौन सा जीव है जिसमें पूरी तंत्रिका कोशिका और तंत्रिका तंत्र मतलब सेकंड मस्तिष्क जिसको हम बोलते हैं वो होता है, लेकिन मस्तिष्क नहीं होता है? तो ऐसा हमारा एक ही जीव है, वो है हाइड्रा। हाइड्रा के पास तंत्रिका तंत्र तो होता है लेकिन मस्तिष्क पूरी तरह से विकसित या फिर होता ही नहीं है। एलिफेंटेसिस फैलता है। एलिफेंटेसिस एक रोग है जो किसके द्वारा फैलता है? एलिफेंटेसिस जो है वो किसके द्वारा फैलता है? वो फैलता है कुमुलेक्स मच्छर के द्वारा। किसके द्वारा फैलता है? कुमुलेक्स मच्छर के द्वारा एलिफेंटेसिस रोग फैलता है। इसका रोग का जो कारक जो है वो क्या है? इसको हम बुचेरिया बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? बुचेरिया नामक इसका क्या है? एक कॉजल ऑर्गेनिज्म है जो क्या है? इस रोग को फैलाने का काम करता है। रोग का नाम है एलिफेंटेसिस। इसका वाहक बोलते हैं हम कुमुलेक्स मच्छर, और बुचेरिया क्या है? एक इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जंतु श्वसन तो करता है परंतु श्वसन अंग नहीं होते? श्वसन करता है मतलब ये सांस तो लेता है। क्या करता है? ये सांस तो लेता है, लेकिन क्या करता है ये? इसके पास कोई श्वसन अंग नहीं होते। क्या नहीं होते? श्वसन अंग इसके पास नहीं होते। निम्न में से कौन सा जंतु श्वसन तो करता है परंतु श्वसन अंग नहीं होते? ऑप्शन है हमारे पास कॉकरोच, केंचुआ, मेंढक, काट, टेडपोल, पारवा, लार्वा है। ये पारवा नहीं है, लार्वा है। या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कॉकरोच जो है, तो कॉकरोच में तो श्वसन अंग पाए जाते हैं। ये किसके द्वारा श्वसन करते हैं? ट्रेकिया के द्वारा श्वसन करते हैं। इनकी जो स्किन होती है, स्किन स्किन के ऊपर छिद्र कुछ होते हैं जो कि इनकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को फैलाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? ट्रेकिया बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेकिया बोलते हैं। तो केंचुआ जो है, केंचुआ श्वसन तो करता है लेकिन इसके पास हमने कोई स्पेशल श्वसन अंग नहीं देखा। इसके पास ना तो फेफड़े होते हैं, ना गिल्स होते हैं, और ना ही ट्रेकिया होते हैं। ये किसके द्वारा श्वसन करता है? त्वचा के द्वारा श्वसन करता रहता है। तो हमसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जंतु है जो श्वसन तो करता है लेकिन श्वसन अंग इसके पास नहीं होते? तो वो है हमारा केंचुआ। केंचुआ एक ऐसा जीव है जिसके पास श्वसन तो करता है लेकिन श्वसन अंग नहीं पाया जाता। तिलचट्टे में श्वसन अंग है। अब तिलचट्टा भाई श्वसन कैसे करता है? तो तिलचट्टा कैसे श्वसन करेगा? ऑप्शन है हमारे पास फेफड़े के द्वारा, क्यूटिकल के द्वारा, ट्रेकिया के द्वारा, या फिर गिल्स के द्वारा। लेकिन गिल्स हमने देखा था ये तो कहाँ होते हैं? मछली में होते हैं जो कि पानी में रहती है। ट्रेकिया, ट्रेकिया कहाँ? कीट जो है ना,
ट्रेकिया के द्वारा श्वसन करते हैं। तिलचट्टा क्या है, एक कीट है, तो कीट में श्वसन अंग क्या है, ट्रेकिया है। क्या है, ट्रेकिया है। तो फेफड़े के द्वारा श्वसन कौन करते हैं, ह्यूमंस करते हैं। ह्यूमंस में क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं श्वसन के लिए। तो तिलचट्टे किसके द्वारा श्वसन करता है, किसके द्वारा करता है, तो ये ट्रेकिया के द्वारा श्वसन करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइलेरिया रोग का संचरण होता है। हमसे पूछा गया है फाइलेरिया रोग का संचरण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है हमारे पास हाउस फ्लाई, या फिर घरेलू मक्खी के द्वारा, फिर क्यूलेक्स द्वारा, तिलचट्टा द्वारा, या फिर एडीज द्वारा। तो हमारा सही आंसर वो क्या है, क्यूलेक्स द्वारा फाइलेरिया रोग का संचरण होता है। किसके द्वारा होता है, क्यूलेक्स के द्वारा होता है। अब हमसे पूछा गया है मक्खी के लार्वा को हम क्या कहते हैं। मक्खी का जो लार्वा है, मक्खी में क्या होता है, सबसे पहले निकलता है क्या, अंडा। इसकी मैं प्रोसेस बता दे रहा हूँ, कहाँ से लार्वा कहाँ से वयस्क तक बनता है। तो सबसे पहले क्या होता है, अंडा होता है। अंडे से जो बाहर निकलता है ना, वो क्या निकलता है, लार्वा निकलता है। अंडे से क्या निकलेगा, लार्वा निकलेगा। तो लार्वे को ही हम क्या बोलते हैं, मैगट हम बोलते हैं। तो मक्खी में जो लार्वा निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैगट बोलते हैं। कैटरपिलर क्या होता है भाई, जो लेपिडोप्टेरा गण के कीट होते हैं। कौन से गण के, लेपिडोप्टेरियन या लेपिडोप्टेरा गण के जो कीट होते हैं, उनका जो लार्वा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैटरपिलर बोलते हैं। मतलब लेपिडोप्टेरन में कौन सी आती है, लेपिडोप्टेरन में इल्ली वगैरह आती है, तो इल्ली को हम क्या बोलते हैं, कैटरपिलर भी हम बोलते हैं। आगे समझ में। अब हमसे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उद्योग जो मधुमक्खी से संबंधित है। उद्योग जो मधुमक्खी से संबंधित है, तो इसमें क्या है, सेरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर और पिसीकल्चर। तो पिसीकल्चर क्या होता है, ये होता है मछली पालन। पिसीकल्चर क्या होता है, मछली पालन से संबंधित है। एपीकल्चर क्या होता है, ये होता है मधुमक्खी पालन। एपीकल्चर क्या होता है, मधुमक्खी पालन होता है। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, ये होता है सब्जियों या फलों का उत्पादन। क्या होता है, सब्जियों या फलों का उत्पादन क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर कहलाता है। हमसे पूछा गया है कि मधुमक्खी किससे संबंधित है, तो एपीकल्चर किसको बोलते हैं, मधुमक्खी के उसको पालने को क्या बोलते हैं, हम एपीकल्चर बोलते हैं। मधुमक्खियों में संचारण या कम्युनिकेशन का साधन क्या है। अब भाई मधुमक्खी क्या होती है, एक सामाजिक प्राणी, मतलब ये एक ग्रुप बनाकर रहते हैं। इनका एक अलग से क्या होता है, समाज होता है। इनका पूरा क्या होता है, एक ग्रुप होता है। तो मधुमक्खी किस में रहती है, ग्रुप में रहती है। तो ग्रुप में जब हम रहते हैं तो क्या करना पड़ता है, हमें आपस में कम्युनिकेशन या फिर संचारण या फिर बात करना होती है। तो मधुमक्खियों में जो है ना, संचारण या कम्युनिकेशन का साधन क्या होता है। ऑप्शन है हमारे पास गंध, नाच, ध्वनि या उपयुक्त सभी। तो गंध तो होती ही नहीं है, नाच होता है। क्या होता है, नाच होता है। मधुमक्खी अपने साथियों को जब इशारा करती है, कुछ भी बताती है कि खाना कहाँ है या फिर कुछ खतरा है, तो वो क्या करती है, अलग अलग तरह के डांस करती है। डांस या नाच के द्वारा वो समझाती है कि कुछ खतरा है या फिर खाना मिलने वाला है। तो ये डांस भी कुछ ऐसा होता है, या एट बनाते हैं ना, तो इस टाइप से भी करती है। गोल नाच भी होता है। हम देखते हैं मधुमक्खी एक इस तरह के उड़ रही है, तो वो क्या है, मधुमक्खी का एक इशारा है। वो गोल नाच भी मधुमक्खी का ही एक कम्युनिकेशन का एक तरीका है। आगे समझ गए। मधुमक्खियों में संचारण किसके द्वारा होता है, तो नाच के द्वारा होता है। प्लेग किसके द्वारा फैलता है। प्लेग एक बीमारी है, किसके द्वारा फैलती है। ऑप्शन है हमारे पास रेड फिली के काटने से, चूहों के काटने से, उपयुक्त दोनों के काटने से, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है, प्लेग फैलता है चूहों में जो पिस्सू पाए जाते हैं, चूहों के अंदर पाए जाने वाले पिस्सू से जो है ना, प्लेग
रोग फैलता है, इसमें क्या होता है, इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। अब प्लेग में भाई ये चूहों के पिस्सू में क्या पाया जाता है, चूहे के पिस्सू जब इंसान को काटेंगे तो एक बैक्टीरिया हमारे अंदर आ जाता है, उस हम बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, बेसिलस पेस्टिस। क्या बोलते हैं, बेसिलस पेस्टिस। तो बेसिलस पेस्टिस एक जीवाणु होता है जो कि चूहों के अंदर जो पिस्सू पाए जाते हैं उनमें होता है। तो चूहे जब घर में रहेंगे तो उनके अंदर ये पिस्सू भी जन्म लेगा, और ये पिस्सू अगर हमें काटता है तो हमारे अंदर बेसिलस पेस्टिस एक नामक जीवाणु चला जाता है और वो प्लेग नामक एक बीमारी फैलाता है। तो इससे क्या होता है, इंसान की मृत्यु हो जाती है। काला अजर रोग निम्नलिखित में से किसके काटने से फैलता है। तो काला अजर रोग जो है ना, इसका कारक मैं बता देता हूं। इसका कारक जो है वो है लीशमानिया। लीशमानिया की वजह से ये फैलता है। और कौन सी मक्खी इस रोग की रोग वाहक होती है, तो वो है सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई के काटने से क्या होता है, काला अजर रोग फैलता है। इसमें बहुत तेज बुखार आता है और पूरा शरीर कैसा हो जाता है, यहाँ लिख देते हैं, पूरा शरीर या संपूर्ण शरीर काला हो जाता है। कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, काला अजर बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काला अजर रोग का रोग कारक है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, लीशमानिया डोनोवानी जो है ना, वो क्या है, काला अजर रोग का रोग कारक है, जो कि सैंड फ्लाई के जरिए फैलता है। किसके जरिए फैलता है, सैंड फ्लाई के जरिए फैलता है। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने मधुमक्खियों के संचरण भाषा का पता लगाया था। हमने देखा अभी कि मधुमक्खी कम्युनिकेशन करती है, लेकिन कम्युनिकेशन में क्या करती है, वो डांस करती है। क्या करती है, डांस करती है। डांस के द्वारा एक मधुमक्खी दूसरे मधुमक्खी को इशारा करती है या फिर समझाती है। इसकी खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की, वैज्ञानिक ने पता लगाया कि मधुमक्खी आपस में कम्युनिकेशन कैसे कर रही है, डांस के द्वारा कर रही है। ऑप्शन है हमारे पास स्नॉडग्रास, मस, कॉलमॉनफ्रिस या फिर मानी। तो इसका जो है ना हमारा सही आंसर कौन सा है, इसका सही आंसर है हमारा कार्ल वॉन फ्रीस। कार्ल वॉन फ्रीस जो थे ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि मधुमक्खी डांस करके कम्युनिकेशन करती है। कैसे करती है, डांस करके। डांस भी दो प्रकार का होता है, एक ये ऐसा डांस और एक गोल्ड डांस। अगला क्वेश्चन है हमारा, खरगोश तथा मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। अगर हमसे पूछ लेते कि खरगोश में सबसे छोटी हड्डी कौन सी पाई जाती है, तो शायद हम कंफ्यूज हो जाते, लेकिन इसमें साथ में क्या दिया है, मनुष्य। मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी पता है, स्टेपेज होती है। कौन सी होती है, स्टेपेज होती है, जो कि कहाँ पाई जाती है, कान में पाई जाती है। तो हमें ये क्लियर हो गया कि भाई खरगोश में भी सबसे छोटी हड्डी स्टेपेज ही होती है। स्मरण शक्ति को हानि किसके नष्ट होने से होती है। भाई ये जो चारों दिए गए हैं, ये क्या है, ऑप्शन है जिसमें है सेरिब्रम, क्या है, सेरिब्रम, मेड्यूला, सेरिबेलम और मैंडिबुलर तंत्रिका। स्मरण शक्ति कहाँ होती है, वो होती है हमारे सेरिब्रम। सेरिब्रम में क्या होती है, हमारी स्मरण शक्ति होती है, या मस्तिष्क का एक भाग होता है सेरिब्रम, जिसमें सोचने समझने की शक्ति होती है। अगर ये डिस्टर्ब होता है तो मनुष्य की क्या होती है, स्मरण शक्ति को हानि होती है। अगर सेरिब्रम डैमेज होता है तो इंसान की सोचने समझने की शक्ति भी खत्म हो जाती है और वो कुछ चीजें याद भी नहीं रख सकता। अनुवांशिकी यांत्रिकी या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, ऑप्शन है हमारे पास, एक जीव के जीन्स में परिवर्तन किया जाता है, उसके गुणसूत्रों में परिवर्तन किया जाता है, या टेस्ट ट्यूब में भी किया जाता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अनुवांशिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, हम किसी भी जीव के डीएनए में चेंज करते हैं। क्या करते हैं, डीएनए या फिर उसके जीन को हम बदल देते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक बहुत ही लेंदी प्रक्रिया होती है, बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, उसके डीएनए के अंदर जो जीन होते हैं, जीन को हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, एक जीव के जीन्स, जीन्स मतलब पेंट वाला जीन्स नहीं है, ये जीन है जो कि डीएनए में पाए जाते हैं। तो जीन में हम क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। एक और हमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिख रहा है कि टेस्ट ट्यूब में भी
बनाए जाते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है, टेस्ट ट्यूब समझते हो, टेस्ट ट्यूब होती है जो हम लैब में यूज करते हैं। तो टेस्ट ट्यूब में हम क्या करते हैं, मेल टिश्यू और फीमेल टिश्यू को क्या किया जाता है, फ्यूज किया जाता है और जाइगोट को बनाया जाता है। हम क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, जिसको हम भ्रूण भी बोलते हैं। तो उसको बनाने के बाद क्या किया जाता है, फीमेल ओवरी में इम्प्लांट किया जाता है। उसमें हम क्या करते हैं, फीमेल ओवरी में इम्प्लांट करते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया क्या कहलाती है, टेस्ट ट्यूब बेबी कहलाती है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम करते हैं, जीन में परिवर्तन कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंपिंग जीन क्या होता है। जंपिंग जीन क्या होता है, अभी तक हमने पढ़ा था क्या, जीन क्या होता है। भाई जीन हमने देखा था कि जीन में क्या हो रहा था, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या कर रहे थे, जीन में परिवर्तन कर रहे थे। अब भाई ऐसा कौन सा जीन है जो जंपिंग जीन, जंपिंग जीन कौन सा होता है भाई, ऑप्शन है हमारे पास ट्रांसवर्जन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसपोशन। तो ट्रांसपोशन जो है वो क्या है, हमारा जंपिंग जीन है। पहले जंपिंग जीन को जंपिंग जीन बोला जाता था, लेकिन अभी उसका नया नाम क्या आ गया, ट्रांसपोशन आ गया। ट्रांसपोशन ही क्या है, एक जंपिंग जीन है। इसको खोजा किसने था, तो इसको क्लिंटक ने खोजा था। एक साइंटिस्ट थे क्लिंटॉक, जिसने इसको खोजा था। आया समझ में, किसने खोजा था, एक क्लिंटॉक। क्लिंटॉक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जंपिंग जीन को खोजा था। अनुवांशिक लक्षण जनक के संतान में किसके द्वारा आते हैं। भाई संतान में किसके द्वारा आते हैं, पेरेंट्स के द्वारा आते हैं। लेकिन पेरेंट्स में भी कौन सी एक चीज होती है जिसके द्वारा बच्चों में अनुवांशिक या जेनेटिक गुण जो है ना आ जाते हैं। ऑप्शन है हमारे पास युग्मक या गैमेट, पुंकेसर या स्टेमन, जीन या सेंट्रोसोम। तो युग्मक क्या होते हैं, गैमेट्स। गैमेट्स कब बनता है, जब फ्यूजन हो जाएगा तब गैमेट्स बनेंगे, तो इससे तो गुण आते ही नहीं है। पुंकेसर स्टेमन, तो ये तो अकेला मेल पार्ट है, तो मेल पार्ट के द्वारा गुण इस तरह यहाँ से इसके द्वारा नहीं आते। स्टेमन के अंदर जो डीएनए पाया जाता है, डीएनए के अंदर जो जीन होता है, जीन से क्या होते हैं, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में गुण जाते हैं। तो उनसे पूछा गया अनुवांशिक लक्षण जनक के संतान में किसके द्वारा जाते हैं, तो वो जाते हैं जीन के द्वारा। जीन के द्वारा पेरेंट्स से संतान में गुण जाते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा सही है। जीव वैज्ञानिक 5 जून का दिन किस लिए मनाते हैं। भाई 5 जून को क्या है, हमसे पूछा गया है, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व वातावरण या फिर पर्यावरण। वातावरण का हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण दिवस, विश्व स्वच्छता दिवस या वन संरक्षण दिवस। तो 5 जून को क्या मनाते हैं हम, विश्व पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं। जलीय वातावरण में सूक्ष्म जंतु और पादपों को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं। जलीय वातावरण मतलब जल के अंदर, पानी के अंदर सूक्ष्म जंतु, सूक्ष्म जंतु मतलब सूक्ष्म जीव जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, और पादपों को, इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास सहभोजी, शाकाहारी, फौना और फ्लोरा या फिर प्लवक या प्लंक्टन। तो सजीव सूक्ष्म जंतु या पादप जो होते हैं ना, उनको मिक्स सम्मिलित रूप से पानी के अंदर जो होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लंक्टन बोलते हैं। प्लंक्टन या प्लवक हम बोलते हैं। अब हमें दिख रहा है फौना और फ्लोरा क्या होता है। फौना और फ्लोरा क्या होता है, तो फ्लोरा जो है एक विशेष प्रकार के पादप होते हैं जो एक जगह पाए जाते हैं, और फौना क्या होते हैं, जंतु होते हैं। फ्लोरा और फौना से मतलब क्या है, पादप और जंतु से। शाकाहारी क्या होते हैं, तो थोड़ी देर पहले बताया था कि हर्बीवोरस जो क्या करते हैं, शाक भाजी या फिर हरी पत्तियों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसमें आया है सहभोजी। सहभोजी कैसे होते हैं, सहभोजी एक जीव मतलब एक जीव जो भी है वो दूसरे जीव के साथ रहता है और उससे अपना भोजन प्राप्त करता है, उसको क्या बोलते हैं, सहजीवी हम बोलते हैं। मौन घाटी या साइलेंट वैली क्या है, मौन घाटी या साइलेंट वैली जहां पादपों और जंतुओं की दुर्लभ जातियां हैं, मतलब जहां पे हमने पादप और जंतुओं की कुछ दुर्लभ जातियां जो कि बहुत ही स्पेशल है या खत्म होने वाली ऐसी जातियों को रखा हुआ है,
तो वो कहाँ पे स्थित है, मतलब साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, जहाँ पे जंतुओं या पादपों की दुर्लभ जातियां। ऑप्शन है हमारे पास कश्मीर, केरल, कुल्लू या फिर मध्य प्रदेश। तो केरल एक ऐसी जगह है जहाँ पे क्या है, साइलेंट वैली। साइलेंट वैली एक जगह है, वहां पे क्या रखा है, जो लुप्त प्रजाति है, लगभग लुप्त होने वाली है, स्पेशल जंतु या फिर स्पेशल पादप, उन्हें वहां पे रखा गया है। भारत वर्ष का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो राष्ट्रीय पुष्प जो है वो हम जानते हैं कौन सा है, कमल है। आगे समझ में, कौन सा है, कमल है। राष्ट्रीय पक्षी हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, राष्ट्रीय पक्षी पढ़ा था, तो वो क्या है, मोर है। राष्ट्रीय पशु भी हम देख लेते हैं, तो राष्ट्रीय पशु जो है वो कौन सा है, वो बाघ है। राष्ट्रीय पशु क्या है, बाघ है। हमने पढ़ा है भारतवर्ष का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो कमल हम लगा देंगे। रेशों की फसल जो भारत में सबसे अधिक क्षेत्र में होती है, रेशा मतलब क्या होता है, जहां से हम कपड़े बनाते हैं, तो रेशे की ऐसी कौन सी फसल है जो भारत में सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है हमारे पास जूट, फ्लेक्स, कपास या सेमल। तो सबसे ज्यादा हमें किसके कपड़े हम पहनते हैं, तो वो क्या है, कपास है। कपास एक ऐसा रेशा है जो भारत में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। तो कपास क्या है, सबसे ऐसी फसल है जो भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाती है। जूट हमने देखा, तो जूट से हम क्या बनाते हैं, जूट से हम बोरे बनाते हैं, बोरे जिसमें गेहूं अनाज रखा जाता है। जूट की खेती सबसे ज्यादा कहाँ की जाती है, जूट की खेती सबसे ज्यादा की जाती है कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो पश्चिम बंगाल में हम जूट की खेती करते हैं। तो कपास की खेती कहाँ की जाती है, कपास की खेती मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कई क्षेत्रों में की जाती है। और इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये काली मिट्टी में इसकी खेती की जाती है। कहाँ की जाती है, काली मिट्टी में। तो काली मिट्टी की पहचान ये होती है कि कपासी मिट्टी, काली कपासी मिट्टी जिसको हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बीसीजी का अर्थ क्या है? अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि बीसीजी क्या होता है भाई। तो बीसीजी क्या है, बीसीजी एक टीका है, टीका या वैक्सीन है जो क्षय रोग में लगाया जाता है। किसमें लगाया जाता है, क्षय रोग या टीबी रोग से बचने के लिए लगाया जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, बीसीजी। तो यहाँ से हमसे पूछा गया है बीसीजी का फुल फॉर्म हमको बताइए। ऑप्शन हमारे पास 4 दिए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या है हमारा, बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरेन। क्या है, बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरेन, बैक्टीरियल कल्चर ग्रोथ, बैसिलस कल्चर ग्रोथ या फिर बैक्टीरियल कैलकुलेटिंग ग्रोथ। उसका जो बीसीजी का जो फुल फॉर्म है वो है बैसिलस कैलेमिटिस, बैसिलस कैलेमिटिस ग्यूरेन। तो बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है, बैसिलस कैलेमिटी ग्यूरेन। ये आज की हमारी क्लास ही खत्म होती है। थैंक यू।